खबर आपको बता दें, हरियाणा के शहरी निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है। 2 मार्च को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी और 12 मार्च को निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 11 फरवरी से 17 फरवरी तक नॉमिनेशन के दिन होंगे और 18 फरवरी को छटनी होगी नामांकन की। 19 फरवरी को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है, यानी चुनाव का पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के, जिसका लंबे समय से इंतजार था। अब चुनाव की घोषणा हो गई है। प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के ऐलान किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 मार्च को वोटिंग और 12 मार्च को नतीजे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पानीपत को छोड़ के बाकी जगह जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया वो 11/2/2025 ट्यूसडे से शुरू होगी और 17/2/2025 5 दिन नॉमिनेशन रहेगा वर्किंग डेज में 11 बजे से 3 बजे तक। 12/2/2025 को संत श्री गुरु रविदास जी की जयंती है, उस दिन अवकाश रहेगा और 16/2/2025 संडे की वजह से अवकाश रहेगा। तो बाकी 5 दिन जो है ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया रहेगी। 18/2/2025 को 11:30 बजे से जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उनकी आरओ स्क्रूटनी करेंगे, जांच करेंगे और 19/2/2025 को जो अपना नाम वापस, जो जिनके नाम ठीक पाए गए वो अपना नाम चाहते हैं वो अपना नाम वापस ले सकेंगे 11 से 3 बजे के बीच में। फिर 19/2 को ही 3 बजे सिंबल्स अलॉटमेंट हो गए, जो अंत में जो चुनाव प्रक्रिया में लोग शामिल होना चाहते हैं उनके लिए 19th को ही। और 19 को ही फिर जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनकी लिस्ट पोस्ट कर दी जाएगी। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रवि, जिस चीज का लंबे समय से इंतजार था कि स्थानीय निकाय चुनाव कब होंगे, अब वो तारीखों की घोषणा हो चुकी है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? तो बिल्कुल देखिए, हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल जो है वो बज चुका है। हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय चुनाव की आज घोषणा हुई है। फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक और यमुनानगर में मेयर और सभी वार्ड के मेंबर्स के चुनाव होंगे। सोनीपत और अम्बाला में के मेयर के जो चुनाव होने हैं वो उपचुनाव होंगे, क्योंकि ये यहाँ के दोनों ही जो मेयर थे वो विधानसभा पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन 2 जगह पर उपचुनाव जो है वो होने हैं, तो उसका भी शेड्यूल जारी किया गया है। शेड्यूल की अगर बात की जाए तो 18 तारीख को स्क्रूटनी होगी, 19 तारीख को नाम वापसी की अंतिम तिथि रहेगी, 2 मार्च को मतदान होगा और मतदान का जो ये चुनाव होगा इसके रिजल्ट की अगर बात की जाए तो सेम डे ही शाम को जो है वो काउंटिंग हो जाएगी। उसके बाद जो घोषणा है वो कर दी जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं काफी लंबे समय से निकाय चुनाव का इंतजार हो रहा था। आज आखिरकार चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव जो है इसकी घोषणा जो है वो की गई है जी। और पानीपत को लेकर के क्या कुछ ज्यादा जानकारी? वहां पर शेड्यूल अलग है पानीपत में चुनाव को लेकर के। और बिल्कुल देखिए, पानीपत को छोड़कर सभी जगह जो है वो चुनाव होने हैं। और ऐसे में पंचकुला की अगर बात की जाए तो पंचकुला का अभी जो टाइम है वो बचा हुआ है, चुनाव अभी पंचकुला में नहीं होंगे। पानीपत के लिए अलग शेड्यूल जो है वो जारी है। पानीपत में क्या वजह रवि, जो ये चुनाव की तारीखें अलग अलग तरीके से घोषित की गई हैं वहां पर? और चलिए और ज्यादा चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश रोड जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जी, किस तरह से देख रहे हैं स्थानीय निकाय चुनाव का ऐलान अब हो गया है, कितनी तैयारी पार्टी की? जी देखिए, पार्टी एकदम बड़ी मजबूती के साथ स्थानीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने का कार्य करेंगे और हमारी पूरी तैयारी है। जो भारतीय जनता पार्टी बात करती थी कि कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, हमारा जो संगठन है वो भी लिस्ट सूची आपके संज्ञान में है, पीछे 28 तारीख की शाम को आ चुकी है। और विधानसभा के चुनाव में भी हमने भारतीय जनता पार्टी के बराबर मतदान हासिल किया था, 39% जो है, और 0.8% का ही फर्क था जो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई थी। यानी हरियाणा के इतिहास में सबसे मजबूत विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी आज प्रदेश में पिछले विधानसभा के माध्यम से रिकॉर्ड कायम कर चुकी है। और इस चुनाव में इस प्रतिशत को और बढ़ाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की
जन विरोधी सरकार के खिलाफ बहुमत हासिल करके दिखाएंगे कि हरियाणा की जनता विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को चाहती थी, तो लोकसभा चुनाव में भी हमने 5 सीटें जीती थी। और विधानसभा चुनाव में कुछ इन्होंने दबाव बनाया प्रशासन पर, या कुछ कई जगह ईवीएम की भी शिकायतें हैं जो एक अलग विषय है, जिसके बारे में हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटकाया और भारतीय चुनाव आयोग को भी अपील की हुई है। तो उन बिंदुओं से मैं अलग हटके यही बात बताता हूँ कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया, कांग्रेस सरकार चाहती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने सत्ता में होने की स्थिति का फायदा उठाकर किसी तरीके से प्रदेश में सरकार तो बना ली, लेकिन लोगों को अभी तक भी यह सरकार हासिल नहीं हुई। लोग ये कहते हैं हमने अपना वोट, हमने अपना मतदान कांग्रेस की फेवर में दिया था, तो बीजेपी की सरकार कैसे बन गई? आपका सारा जागरूक मीडिया, आपका भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ये कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। ये नंबरों का खेल जो हुआ, लोग इसको अब इस चुनाव में आने वाले लेकिन लोग तो सुरेश जी ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को कांग्रेस नहीं हराया, कांग्रेस के नेताओं ने हराया, और क्योंकि आप कह रहे हैं कि संगठन हमारा बन गया, सूची हमारी जारी हो गई है, लेकिन उसको लेकर के किस तरह के बयान कांग्रेस नेताओं के सामने आ रहे हैं वो भी आपके संज्ञान में होंगे। उन कमेटियों के सदस्यों पर भी सवाल उठ रहे हैं जो अभी बनाएगी। नहीं, कोई ऐसा सवाल नहीं है कमेटियों में, कोई हो नहीं है। वो जो बयान था वो ये था कि हमारा नेता विधायक दल यानी विपक्ष का नेता का जो घोषणा होनी है, और अपने वरुण मुलाना जी हमारे माननीय सांसद, उन्होंने जो बयान दिया था वो यही दिया था कि हमारा जो विधायक दल नेता का पद अभी तक नहीं भरा गया, पार्टी हाईकमान ने अभी तक फैसला नहीं सुनाया कि इसको अति शीघ्र सुनाया जाए फैसले को। तो उनका वो जो कंसर्न है वो बिल्कुल जायज है। प्रदेश का प्रत्येक कार्यकर्ता चाहता है कि जल्दी से जल्दी इसकी भी घोषणा हो जी, लेकिन हमें उम्मीद है जैसे एक विस्तृत एक संगठन की सूची आई है, इसी तरीके से हमारे नेता विधायक दल का फैसला भी बहुत जल्द होने जा रहा है। दिल्ली चुनाव भी अब लगभग आज कल में निकल जाएगा और बहुत जल्दी वो भी घोषणा होने वाली है। हमारा यहाँ कोई विरोध नहीं है, जैसे अनिल विज जी सरकार के कामों पर उंगली उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जी। पार्टी में लोकतंत्र जरूर है, हर नेता हर कार्यकर्ता अपना सुझाव दे सकता है और बेखूबी देता भी है। हाँ, क्योंकि एक नहीं, आपने सिर्फ एक नाम का जिक्र किया, और भी कई नाम है, मैं आऊंगा आपके पास और बातचीत करेंगे। लेकिन पंकज बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से। पंकज जी, अब चुनावों की घोषणा हो गई है, भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयार, क्योंकि प्रदेश में आपने सरकार बना ली, लगातार तीसरी बार केंद्र में भी बना ली, और अब स्थानीय निकाय चुनाव की बारी है, क्या कुछ तैयारी? आप सभी को नमस्कार और हरियाणा की देवतुल्य जनता को नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है जी, और हमारी तैयारी पूरी है। आज श्री नायब सिंह सैनी जी ने भी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जैसे ही चुनाव आयोग की तारीखें आ जाएंगी, जो मतलब इस रिपोर्ट से पहले की बात है, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था जब वो बैठक ले रहे थे कि भाई हम बिल्कुल तैयार हैं पूरी तरीके से और जीत के लिए आश्वस्त भी हैं। जैसे हम पहले कहते थे कि डबल इंजन की सरकार, आज हम कहते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार। जो छोटी सरकार बोली जाती है, जिसको कहा जाता है कि छोटी सरकार है, इससे ही आगे चीजें चलती हैं। तो जो स्टेप बाय स्टेप है, तो तीसरा स्टेप भी अब भारतीय जनता पार्टी के हक में ही होगा, कमल खिलेगा। इससे हम पूरे आश्वस्त हैं, क्योंकि हरियाणा की जनता को मालूम है और हरियाणा की जनता पूरे अच्छे तरीके से समझ भी चुकी है कि कौन सरकार या कौन राजनीतिक दल या कौन मुख्यमंत्री, कौन किसने हमारे फेवर में अच्छा काम किया, किसने हमारे को नौकरियां दी हैं, किसने हमारे काम किए हैं, किसने हरियाणा को विकास के पथ पर लेके गया है। तो वो सारी चीजें आज हरियाणा की जनता के सामने हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जीतना निश्चित है। जैसे ही हमारे कमल के फूल पर जो हमारे कैंडिडेट्स होंगे वो विजयी होकर के आएंगे, और जो 2 मार्च का दिन है उस दिन पूरा हरियाणा जहां जहां भी चुनाव है कमल का बटन दबाएंगे और 12 मार्च को रिजल्ट आने वाले हैं उनमें कमल खिलता हुआ नजर आएगा। और तीसरा इंजन है वो भी तैयार हो रहा है हरियाणा के जो गलियारे हैं उनके अंदर। लेकिन सुरेश रोड जी कांग्रेस से, वो तो कह रहे हैं कि हमने लोकसभा चुनाव में भी कड़ी टक्कर दी, आधे में रहे, और विधानसभा चुनाव में भी प्रतिशत के हिसाब से आधे में रहे, और अब स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी को हराने की पूरी तैयारी हमारी। सुरेश रोड जी पहले तो अपना अपोजिशन का लीडर बना लें। एक उनका काम है, पिछले काफी लंबे समय से लंबित चल रहा है, अपना संगठन बना लें, जो काफी 4 इनके प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, बहुत सारे प्रभारी बदल गए, एक बार उसके लिए काम कर लें।
ये बेचारे एक चिट्ठी निकालते हैं, एक लेटर निकालते हैं, अगर प्रदेश अध्यक्ष निकाल दे तो प्रभारी इसको निरस्त कर देता है, प्रभारी निकाल दे तो इनके एमपी निरस्त कर देते हैं। तो किस तरह की राजनीति आज हरियाणा के अंदर, कांग्रेस की आपसी फूट जो पूरे हरियाणा के सामने जग जाहिर है। कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट और एसआर के गुट के नाम से ये लोग जाने जाते हैं कि दो गुट हैं कांग्रेस के अंदर। गुटों में बटी हुई कांग्रेस कभी भी एक नहीं हो सकती, ये आज सबके सामने है। जो ये बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव में हमारी 5 सीटें आ गई थी, अगर आपकी 5 सीटें आ गई थी लोकसभा में और हमारी भी 5 सीटें आई थी, हमने बहुत कुछ सीखा कि हम कहां कहां पर लैकुना रहा, कहां पे हम पिछड़ गए, किन किन चीजों से हम पीछे रहे कि हमारी पिछली बार 10 सीटें थी, अब 5 पर रह गई। तो हमने उसको सुधारते हुए बहुत जल्द एक छोटे टाइम पीरियड के अंदर, छोटे स्पैन के अंदर उन चीजों को सुधारा और हमने सरकार बनाई हरियाणा की जनता के साथ, हरियाणा की जनता के प्यार और आशीर्वाद से। आपने भले ही हमारी जितनी वोटें ली हों, लेकिन आज सरकार हमारी हरियाणा की जनता ने बनाई। हमारी 48 सीटें, आपकी 37 सीटें, बहुत बड़ा डिफरेंस है। रोड साहब को समझ में आना चाहिए। और रोड साहब से तो फिर से एक दरख्वास्त है, अपना एक एलओपी तो बना दें, एक लीडर ऑफ अपोजिशन तो लेके आए कि भाई ये हमारा है। उसमें ईवीएम की भी जरूरत नहीं है, उसमें बैलेट पेपर की भी जरूरत नहीं है। और ये रोड साहब, कई बार मैं डिबेट में बैठ चुका हूं, ये कहते हैं कि हमारे सारे विधायकों ने तो लिख के दे रखा है, एक लाइन का आंसर है। मतलब अगर एक लाइन का ही आंसर है तो इनका जो सीरियस नेतृत्व है वो सीरियस क्यों नहीं ले रहा है? तो हरियाणा को कांग्रेस ने कभी सीरियस नहीं लिया है और ना ही इनका सीरियस नेतृत्व हरियाणा को सीरियस ले रहा है। मैं सुरेश, और ये तो आपस में ही लड़ाई चल रही है। सुरेश जी से मैं इस बात का भी जवाब लूंगा, लेकिन ग्राउंड पर क्या कुछ स्थिति है जहां पर चुनाव होने वाला है, वहां की भी स्थिति जान लेते हैं। राजेंद्र दहिया हमारे ब्यूरो चीफ फरीदाबाद हमारे साथ जुड़ गए हैं और प्रदीप यादव मानेसर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, फिलहाल क्या कुछ स्थिति फरीदाबाद में, क्योंकि चुनाव होने हैं, जो उम्मीदवार हैं, संभावित उम्मीदवार हैं, उनमें अब खुशी देखने को मिल रही होगी? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, शायद संपर्क टूट गया। लेकिन प्रदीप यादव हमारे साथ लगातार बने हुए मानेसर से। प्रदीप, मानेसर में किस तरह की स्थिति? जी बिल्कुल, बात करें निकाय चुनाव की तो काफी समय से जो प्रत्याशी है उनको इंतजार था कि मानेसर नगर निगम के जो निकाय चुनाव होने थे, इसको लेकर काफी समय से इंतजार कर रहे थे। अगर हम ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड पर भी उनकी जो तैयारियां हैं वो लगातार चल रही थी। और अब जो चुनाव का जो उसकी घोषणा हुई है, 2 मार्च को जो वोटिंग होनी है और 12 मार्च को जो रिजल्ट आना है, तो कहीं ना कहीं अब प्रत्याशियों में फिर से जो अपने चुनाव की तैयारियों को लेकर उन्होंने अपनी तैयारियां जोरों से शुरू कर दी है। और साथ ही ग्राउंड पर भी सभी प्रत्याशी, और अगर हम पार्षदों की बात करें तो पार्षद भी अपनी ग्राउंड पर तैयारी करनी उन्होंने भी शुरू कर दी है। और क्योंकि मानेसर की बात करें तो मानेसर नगर निगम का जो अगर हम उसकी बात करें तो गठन जो 24 दिसंबर 2020 को हुआ था, उसके बाद से कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को इंतजार था कि मानेसर नगर निगम के मेयर और पार्षदों के चुनाव हो। और अब जो चुनाव की घोषणा हुई है तो कहीं ना कहीं काफी खुशी जो प्रत्याशी उनमें दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। सुरेश शोर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं कांग्रेस से। सुरेश जी, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जब कोई नियुक्तियां होती हैं उस पर भी सवाल उठने लगते हैं। एलओपी आपका बन नहीं रहा है, चुनाव में आप बीजेपी को हराने की बातें करते हैं, किस तरह से मजबूती के साथ आप चुनाव में जाएंगे? जी देखिए, अभी पंकज बेनीवाल जी ने कहा कि इनके प्रदेश अध्यक्ष ने जो सूची जारी की, प्रभारी महोदय ने उसको रोक दिया। वो जो सूची थी सिर्फ जिला इंचार्ज की थी, उसमें जिला या ब्लॉक लेवल का वो नहीं था। और उसमें प्रभारी एक तरह से जो प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से या किसी भी पार्टी में प्रदेश की तरफ से जो सूची आगे जाती है तो उसमें संशोधन भी किया जा सकता है और उसको अपडेट करके दोबारा किया जाता है। ये एक प्रक्रिया है, जबकि उल्टा नहीं है। इन्होंने कहा कि प्रभारी जी ने जो जारी की उसको एमपी ने निरस्त कर दिया। एमपी ने कहा निरस्त कर दिया? किसी भी हमारे सवाल तो उठाए जा रहे हैं ना, अपना सुझाव दिया। ये सवाल तो नरेंद्र अपने ये मोदी जी क्या ये नायब सिंह सैनी जी के खिलाफ अनिल विज उठा रहे हैं। सवाल तो वो है ना, जैसे वो उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जमीन पे पाँव नहीं रख रहे, ऊपर से घूम रहे हैं। सवाल तो ये है जी। उन्होंने अपना एक सुझाव दिया कि इसकी एमपी लीडर भी बनाया जाए, तो एक कार्यकर्ता भी देते हैं। ये उनका कोई एमपी साहब ने कोई गलत बयान नहीं दिया इस विषय में, और ये पार्टी हाईकमान की मंजूरी से लिस्ट निकली है। इतने दिनों से पूरा मीडिया बौखला रहा था कि पार्टी का संगठन नहीं बना, कांग्रेस का संगठन नहीं बना, सूची नहीं आई। सूची आई तो पूरा मीडिया एकदम साइलेंट है इस विषय के ऊपर। आप ये देखिएगा कि चुनाव में हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी ने ठीक नहीं समझा सूची को जारी करना, कि चुनाव में सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। और
जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हम चुनाव में गए और अच्छा हमने मतदान भी हासिल किया। ये सूची चुनाव से पहले की बनी पड़ी थी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भारतीय जनता पार्टी के काफी लोग हमारे हरियाणा कांग्रेस के दामन में आ गए, कईयों ने दामन थामा कांग्रेस का जी। लेकिन सरकार बीजेपी की बनती बोलते चले गए। लेकिन सुरेश जी, एक सांसद की बात नहीं है, देखिए एक सांसद की बात नहीं है। शमशेर गोगी ने भी सवाल उठाए, चंद्रमोहन बिश्नोई ने भी सवाल उठाए, लेटर लिखा है बाकायदा, उनकी तरफ से भी बातें कही गई हैं। और जो नियुक्तियां की गई हैं, जो नियुक्तियां की गई हैं, उन पर यह सवाल उठाया कि उन्होंने चुनाव में पार्टी की बगावत की है, पार्टी के खिलाफ जाकर के काम किया है। ऐसे लोग बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा हूँ। ये सूची देखिए, मैं आपके जिम्मेदार चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। ये सूची चुनाव से पहले हमने तैयार कर ली थी और ये सूची एज इट इज जारी कर दी गई। तो इसमें कई लोग ऐसे हैं, मेरे टुंडरी विधानसभा क्षेत्र से भी एक सतवीर भाना जांगड़ा नाम से एक साथी था हमारा, उस समय कांग्रेस में था, तो उसको सह संयोजक के तौर पर एक जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन बीच में वो चुनाव लड़ा और पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। गलती से उसका नाम भी आ गया, क्योंकि ये आपने देखा होगा सूची पहले से बनी हुई थी। और ये जैसे हम कहते थे ना टीवी पे डिबेट में बैठ के आपकी, कि हमारा पार्टी ने संगठन तैयार कर लिया है, सूची हाईकमान के पास। लेकिन इसका क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। राजेंद्र दहिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं आऊंगा आपके पास, फिर से आऊंगा सुरेश जी। राजेंद्र दहिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फरीदाबाद में, क्योंकि चुनाव होने स्थानीय निकाय के, वहां पर क्या कुछ स्थिति है राजेंद्र? और क्योंकि लंबे समय से जो संभावित उम्मीदवार है उनको भी इंतजार था कि तारीखों का ऐलान कब होगा, और अब बिगुल बज चुका। देखिए, बिल्कुल हितेंद्र, जिस तरीके से निकाय चुनाव का बिल्कुल जो रणभेरी आज बजी है, जो घोषणा हुई है, उससे जो तमाम जो पार्षद पद के जो उम्मीदवार हैं उनमें काफी खुशी की बात है। और कहीं ना कहीं तमाम जो ऐसे जो लड़ने वाले हैं चुनाव, उन लोगों ने अपने अपने नेताओं के यहाँ हाजिरी देनी भी शुरू कर दिया ताकि उनकी टिकट का बंदोबस्त हो सके। तो कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारी पहले से कर रहे थे और अब उनको लगता है कि जो काफी दिनों से जो चुनाव नहीं हो रहा था, अब घोषणा हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं और ज्यादा जो है मेहनत वो लोग फील्ड में जाकर करेंगे और जनता से संपर्क करेंगे। तो कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर काफी जो लोग उत्साहित हैं अब, क्योंकि पहले से जिस तरीके से कई बार जो है बातें सामने आई लेकिन चुनाव नहीं हो पाए थे, और अब जब घोषणा हो चुकी है तो कहीं ना कहीं लोगों ने एक राहत की सांस ली है। और लोगों को उम्मीद है कि जो विकास का पहिया कह सकते हैं जो रुक सा गया था नगर निगम में, वो अब दोबारा से चालू होगा और लोगों के जो रुके हुए काम है वो भी जल्द से जल्द जो है शुरू हो जाएंगे और काफी राहत उनको मिलेगी। तो कहीं ना कहीं काफी जो लोग इंतजार कर रहे थे, अब उनकी इंतजार की घड़ी भी खत्म हो चुकी है। राजनीतिक दलों की किस तरह की तैयारियां दिखाई दे रही है? कौन कौन से राजनीतिक दल यहां पर पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो करें बीजेपी की बात, तो बीजेपी के तमाम जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं वो पहले से ही मदद कर रहे हैं और तमाम वार्डों में जगह जगह पोस्टर बैनर लगाए हुए, लोगों से भी संपर्क करें। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तो मुख्यतः ये 3 पार्टियां हैं जो लगातार नगर निगम चुनाव को लेकर पहले से तैयारियों में जुटी हुई हैं। और कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं उनकी कोशिश ये रहेगी कि उनको पार्टी से टिकट मिले। क्या ऐसे भी उम्मीदवार होंगे जिनको टिकट नहीं मिलेगी तो वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर भी अपना नामांकन कर सकते हैं। तो ऐसे जो नगर निगम के जो वार्ड हैं उनमें तमाम जो सैकड़ों की संख्या में जो है उम्मीदवार पहले से जो है मेहनत कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो लगातार हमारे साथ पंकज बेनीवाल जी भी जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, और सुरेश डोर जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। पंकज जी, अब चुनावों का ऐलान हो गया है, पार्टियों की अपनी अपनी तैयारियां पहले से ही चल रही थी, लेकिन अब क्योंकि भागदौड़ बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, जो उम्मीदवार जो इच्छुक हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको किस तरह से आप देख रहे हैं कि कब तक उम्मीदवारों का ऐलान पार्टी की तरफ से किया जाए? बस हितेंद्र जी, जैसे ही आज ये घोषणा हो गई है, बहुत जल्द सारे कैंडिडेट्स का जो है नाम भी हम सब के बीच में होंगे। और भारतीय जनता पार्टी तो जैसे ही चुनाव जीते थे, जैसे ही हरियाणा की जनता ने तीसरी बार हमें मौका दिया, तो उसके बाद तुरंत हमने सदस्यता अभियान भी चालू किया। उस सदस्यता अभियान से भी हमने सारे नगर निगमों में या नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में हमेशा नए हमने अपने और सदस्य जोड़े, जिसकी वजह से हम और मजबूत स्थिति के अंदर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी के नेता बिल्कुल खाली नहीं बैठे, हरियाणा की जनता से संवाद करते रहे और उनके साथ और नए तरीके से हम कैसे जुड़ सकें, उन नए तरीकों का भी हमने इजाद किया और लोगों के साथ संपर्क साधा।
और 43 लाख नए सदस्य भी हमने जोड़े। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्यशैली है, जनता के साथ मिलने की, जनता के साथ संवाद करने की, जनता के काम कैसे हो। और ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं ब्यूरो चीफ जी कि भाई जो विकास का पहिया छोटी पंचायत की वजह से या जो छोटे ये हमारे निगम या जो बातें होती हैं परिषद वाले काम रुकते हैं भाई कि चेयरमैन नहीं है या फिर पार्षद नहीं है, तो ये छोटी इकाई है। यहाँ पर नगर परिषद का, नगर पार्षद का या फिर अपना जो मेयर है, ये सारे वहां के स्थानीय लोकल रहते हैं, तो यहाँ की जनता इनको ज्यादा कनेक्ट करती है। ये अपने वहां के स्थानीय एमएलए एमपी से भी कनेक्ट करेंगे और मुख्यमंत्री जी से कनेक्ट करेंगे, तो ये काम और तेज गति से हो जाता है। ये बिल्कुल ठीक बात है इनकी। तो अब ये चुनाव का बिगुल बज चुका है और बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स भी सामने होंगे हम सभी के। और हमारे कैंडिडेट्स इतने भी हैं कि साथी ने बताया भी कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपने बैनर, पोस्टर, होल्डिंग जिस तरीके से भी अपना प्रचार प्रसार करना चाहिए वो लगातार जमीनी स्तर पर कर रहे हैं और जनता से वो लोग सारे अपना संवाद भी कर रहे हैं कि भाई मैं कैंडिडेट हो सकता हूं या मैं संभावित हूं या मैं तैयारी कर रहा हूं। इस तरीके की बातों से वो जनता से अपना कनेक्शन लगातार बनाए रखें। लेकिन कांग्रेस इसमें बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है और जिसकी एक तीसरे दल का भी नाम लिया, उसका तो हरियाणा के लोग नाम लेना भी पसंद नहीं करते आम आदमी पार्टी का। तो कहीं भी हमें ऐसे कोई संकोच नहीं है। हम ये फिर से मैं कह पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के ही कमल खिलेंगे। जितने भी निकाय चुनाव के हमारे मेयर होंगे, चाहे हमारे नगर परिषद के होंगे, नगर पालिका के हमारे चेयरमैन होंगे, ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलते हुए हमारे को हरियाणा में नजर आएंगे। सुरेश रोड जी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है निकाय चुनाव को लेकर के, दूसरी तरफ आपकी तरफ से जो सूचियां जारी की जा रही हैं उसमें आप खुद कह रहे हैं कि वो पहली सूची बनी हुई जारी कर दी गई। इस तरह की त्रुटि अगर होगी उससे आम जो स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल भी रही है, तो उसका कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा स्थानीय निकाय चुनाव में अब आपको? सुरेश जी, सुरेश जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? शायद सुरेश जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पंकज जी लगातार बने हुए हैं। पंकज जी, आप कह रहे हैं कि चुनाव में जीत का दम जरूर भर रहे हैं आप, लेकिन जिस तरीके से पिछले चुनावों की अगर बात करें, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी है। तो इस बार क्या लग रहा है, क्या स्थानीय चुनाव में क्या पार्टियों के बीच में ही टक्कर देखने को मिलेगी या फिर क्योंकि स्थानीय स्तर पर और भी उम्मीदवार होते हैं, कुछ आजाद उम्मीदवार भी कड़ा मुकाबला देते हैं और भी कई पार्टियां हैं उनके भी उम्मीदवार रहने वाले हैं, किससे मुख्य मुकाबला मान रहे हैं? देखिए जितेंद्र जी, इसमें ऐसा है जो निगम के चुनाव हैं उनमें तो पार्टी सिंबल बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है कि भाई उसकी वजह से ही लोग पार्टी पे इंक्लाइंड रहते हैं। और जो चेयरमैन है अपने नगर परिषद वगैरह के या नगर पालिकाओं के जी हो जाता है। यहाँ पर कई बार क्या होता है, जो कैंडिडेट अपना मजबूत होता है या जो लोगों से कनेक्टिविटी और अलग तरीके से उसकी बनी हुई होती है, तो आजाद उम्मीदवार भी कई बार ऐसी जगह पर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी से कहीं बेहतर फाइट वहां पर दे सकते हैं। ये मेरा मानना है। लेकिन खिलेगा कमल ही, ये मेरा दावा है। ये मैं बिल्कुल पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। चाहे हमारे आजाद उम्मीदवार भाई जिनका अपना अच्छा सिस्टम है वो वहां पर चुनाव में आगे आए, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कहीं भी चुनाव में नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो वहां के आजाद उम्मीदवार कुछ साथी होंगे उनके साथ शायद आमने सामने का चुनाव हो सकता है, लेकिन वो लोग बहुत पिछड़ते हुए नजर आएंगे। आमने सामने कह दिया मैंने, लेकिन वो बहुत पिछड़ते हुए नजर आएंगे क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली और श्री नायब सिंह सैनी जी की जो लोकप्रियता है, जिससे लोग आज बहुत मन भावन होकर के मिल रहे हैं, वो जिस तरीके से उनका लोगों से मिल रहा है, कनेक्टिविटी का एक मुख्यमंत्री कैसे लोगों से मिल पा रहा है, तो वो आज छवि एक अलग तरीके की हरियाणा की जनता के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी जैसे मोदी जी के नाम से भी बहुत प्रभावित हैं लोग, वैसे ही नायब सिंह सैनी जी के चेहरे से, नायब सिंह सैनी जी की बातों से बहुत प्रभावित हैं। और पूर्व में जो मनोहर लाल खट्टर जी ने जो कार्य किए थे उनसे हरियाणा की जनता बहुत ज्यादा लाभान्वित हुई है, जिससे आज जैसे बार बार हम चुनाव के दौरान कहते थे हमने बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां दी, तो वो एक दिन में नहीं दी गई। वो हमने ऐसा, मनोहर लाल जी ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया। आज हम कह पाते हैं कि भाई चुनाव ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो ऑनलाइन है, वो एक दिन में नहीं हुई। वो मनोहर लाल जी की तपस्या थी, उन्होंने उन सारी चीजों को किया। आज हम कह पाते हैं बुजुर्गों की पेंशन घर बैठे बन जाती है, वो मनोहर लाल जी का एक तपस्या थी, उन्होंने लंबे समय तक उस काम को किया। तो ये जो हर आदमी का जो अपना रोल है उन्होंने अच्छा अदा किया, इसीलिए हरियाणा की जनता को भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है।
और हम जीतेंगे, ये हम निश्चिंत हैं। हाँ, लेकिन आम आदमी पार्टी और बात करें कि कांग्रेस, ये इनका कोई हश रहने वाला नहीं है। ये अपने चुनाव सिंबल पे लड़ लें, मेरे ख्याल से इसमें मेरे को दुविधा लगती है कि कांग्रेस अपने साथियों को उसमें उतारेगी, क्योंकि तो इनके तो ऐसी चीजें होने से लड़ाई, गालियां, पता नहीं क्या क्या हमारे सामने हमने टीवी चैनल्स पे भी देखा है। तो कांग्रेस का तो आपस में ही जो लड़ाई है वो उससे बाहर निकल जाए, वो एक बहुत बड़ी इनके लिए चिंता का विषय है कि वो कैसे इससे निजात पा पाएंगे। कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अगर आदमी को कैंडिडेट को टिकट मिल गया तो वहां पर सैलजा और सुरजेवाला के वहां पर दंगा करेंगे, कहीं पे सैलजा जी वाले को मिल गया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाले दंगा करेंगे। पहले इनको आपस में जो इनकी आपस की लड़ाइयां हैं ये पहले सुलझाएं, उसके बाद ये लोग चुनाव में आने की बात करें। ठीक है, बिल्कुल। मानेसर से हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं प्रदीप, मानेसर में भी भागदौड़ शुरू हो गई होगी। जो संभावित उम्मीदवार हैं अलग अलग दलों से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपने अपने नेताओं के पास अपनी भागदौड़ शुरू कर दी होगी जैसे ही ऐलान हुआ चुनाव का। जी बिल्कुल, बात करें मानेसर की तो क्योंकि मानेसर का जो नगर निगम का गठन है 24 दिसंबर 2020 को हुआ था, उसके बाद से जो प्रत्याशी है वो अपने चुनावी मैदान में अपनी तैयारियां कर रहे थे। लेकिन अगर अब की बात करें तो लगभग 4 वर्ष बीतने के बाद जो मानेसर नगर निगम के चुनाव की घोषणा हुई है तो कहीं ना कहीं प्रत्याशियों में काफी जोश दिखाई दे रहा है और लगातार जो प्रत्याशी है वो अपनी ग्राउंड पर जो तैयारियां हैं वो पूरे जोरों से कर रहे थे। और अब आज चुनाव की घोषणा हुई है तो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है वो अपने आकाओं के पास जरूर जाएंगे और उनके से अपने टिकट की जो मांग करेंगे, क्योंकि अगर हम मानेसर की बात करें तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जो टिकट है वो कहीं ना कहीं टिकट का जो जो अगर प्रत्याशी अपनी टिकट के मजबूत करता है तो अगर टिकट लेके आता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मानेसर में अपना कमल का फूल खिलाएगी। कहीं इसी दौड़ में अगर हम मानेसर की बात करें तो लगभग 26 प्रत्याशी मेयर पद के लिए जो प्रत्याशी हैं और उसमें से अगर हम बात करें तो लगभग 20 के लगभग जो प्रत्याशी वो बीजेपी की टिकट मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है उन्होंने भी अपने आकाओं के पास जाना शुरू कर दिया और जो चुनाव है उसमें अपनी जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट को लेकर कहीं ना कहीं मानेसर में काफी लड़ाई दिखाई दे रही है। बिल्कुल। लेकिन राजेंद्र, अगर बात करते हैं फरीदाबाद की, क्योंकि फरीदाबाद दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है और एक बड़ा शहर है, तो यहाँ पर क्या कुछ फिलहाल संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं? कौन कौन से दलों में यहाँ पर टक्कर है या जो आजाद उम्मीदवार रहने वाले हैं संभावित, उनको लेकर के क्या कुछ ज्यादा जानकारी? कितना यहाँ पर चुनाव में दमखम दिखने वाला है उम्मीदवारों का? हितेंद्र, बात करें आमने सामने की टक्कर की तो कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं या तो बीजेपी है या फिर कांग्रेस या आम आदमी, इन तीनों पार्टियों की कहीं ना कहीं टक्कर दिखाई देगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि बीजेपी के पास हर वार्ड में कई दावेदार हैं, अगर वो सब आमने सामने हो गए तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि तमाम लोग हैं जो पहले से ही अपने वार्डों में मेहनत कर रहे हैं। और इसमें दूसरी बात यह भी है कि कांग्रेस लगातार हमलावर है ईवीएम को लेकर। उनके साफ तौर पर कहना है कि यदि ईवीएम हटाकर जो निकाय चुनाव है वो कराए जाए तो नतीजे कुछ और होंगे। हालांकि बीजेपी का दावा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार जो छोटी सरकार बिल्कुल है, देखना होगा क्योंकि अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, वार पलटवार का सिलसिला चलेगा। बहुत शुक्रिया राजेंद्र, और प्रदीप आपका भी शुक्रिया, और पंकज बेनीवाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में आप जुड़े। तो हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है। अब सियासी पारा बढ़ना लाजमी है क्योंकि लगातार जिस तरीके से अब पहले से ही तैयारियां चल रही थी स्थानीय स्तर पर, तो उसको लेकर के भी अब ये देखने को यहाँ पर मिलेगा कि क्या कुछ तैयारियां स्थानीय स्तर पर उम्मीदवारों की तरफ से की गई। और सीधे रुख कर लेते हैं लोकसभा की ओर, जहां